विविध ऑडियो बुक, विविध कहानियां, विविध रंग। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं ब्योमकेश बख्शी की जासूसी कहानी अमृत की मौत का भाग 1। उस गांव का नाम बाघमारी था। वो रेलवे लाइन के करीब था, परंतु गांव में पहुंचने के लिए स्टेशन से 1 मील पैदल चलना पड़ता था। दोनों के बीच एक घना जंगल था। ग्रामीण आमतौर पर स्टेशन तक आने जाने के लिए जंगल में प्रवेश नहीं करते थे। वे रेल पटरी की सुरक्षा के लिए लगी कंटीली तारों के बीच से निकलकर पटरी के साथ साथ पैदल चलते थे। स्टेशन का नाम संताल गोला था। वो काफी बड़ा स्टेशन था और उसके आसपास एक कस्बा बन गया था। वो क्षेत्र धान के मामले में बहुत धनी था। उस क्षेत्र से धान और चावल दोनों का निर्यात होता था। वहां चावल की 2 मिलें भी थी। युद्ध के दौरान अमेरिकी सैनिकों की एक टुकड़ी ने कुछ समय तक संताल गोला और बाघमारी के जंगलों में अपना पड़ाव डाला था। वे अक्सर नंगे बदन केवल एक पाजामा पहने घूमते थे और किसानों के साथ बैठकर धूम्रपान करते थे। युद्ध समाप्त होने के बाद वे अपनी कुछ अवैध संतानों और छोटे हथियारों को छोड़कर अपने घर वापस लौट गए। जिस काम के सिलसिले में मैं और ब्योमकेश काफी समय से संताल गोला में थे, उसका संबंध भी उपर्युक्त हथियारों से ही था, जिसका विवरण मैं उचित समय पर दूंगा। वर्तमान में जिस कथा से मैं आपको इस समय जोड़ रहा हूं, प्राथमिक तौर पर उसका संबंध बाघमारी गांव और उसके कुछ व्यक्तियों से है, जिसके प्रारंभिक भाग में उस गांव के कुछ युवक हैं। शब्दातिरेक से बचते हुए मैं उनके साक्ष्यों को संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूं। बाघमारी गांव के कुछ परिपूर्ण मकानों में सदानंद सूर का घर सबसे पुराना था। उसमें 3 कमरे, सामने एक पक्का आंगन और एक अन्य अहाता घर के पिछवाड़े था, जिसके चारों ओर दीवार बनी हुई थी। उनके घर के ठीक पीछे जंगल शुरू हो जाता था। सदानंद सूर काफी बूढ़े हो चले थे, लेकिन चूंकि उनका कोई परिवार, पत्नी अथवा बच्चे नहीं थे, इसलिए वो अपने पैतृक मकान में अकेले रहते थे। उनकी एकमात्र बहन रेलवे के किसी कर्मचारी से ब्याही थी, लेकिन चूंकि वे लोग शहर में रहते थे, इसलिए सदानंद बाबू के साथ उनकी घनिष्ठता नहीं थी। गांव के अन्य लोगों के साथ उनका संबंध बहुत करीबी नहीं था। एक ओर जहां उनकी किसी से शत्रुता नहीं थी, वहीं दूसरी ओर किसी के साथ अंतरंगता भी नहीं थी। अधिकतर दिनों में वे रोज सुबह बहुत तड़के जाग जाते थे और स्टेशन के समीप वाले कस्बे में चले जाते थे, जहां से वे शाम को घर लौटते थे। कोई नहीं जानता था कि वे अपने गुजर-बसर के लिए क्या काम करते थे। कोई कहता था कि वे धान और चावल की दलाली करते थे। कुछ अन्य लोग कहते थे कि उनका गिरवी घर है। कुल मिलाकर वो अपेक्षाकृत एक किफायती इंसान थे। सामान्यतः लोगों को उनके बारे में मात्र इतनी ही जानकारी थी। अप्रैल की एक सुबह सदानंद अपने घर से मझोले आकार का एक संदूक और किरमिच का एक बैग लेकर निकले थे। वो घर में ताला बंद करके एक हाथ में संदूक और एक हाथ में बैग लिए हुए अपनी यात्रा पर निकल गए थे। उनके घर के सामने मैदान और कुछ खेत थे। सदानंद खेत को पार करके जब रेलवे लाइन के साथ साथ अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे, तो उन्हें गांव का बूढ़ा मुखिया हीरू मिला। उसने पूछा, सुबह सुबह इतना सारा सामान लेकर कहाँ चल पड़े? मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं। सदानंद ने उत्तर दिया। अच्छा, क्या तीर्थयात्रा पर जा रहे हो? हीरू ने पूछा। सदानंद उसके इस प्रश्न पर मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। अपने पापों का प्रायश्चित करने पहले ही निकल पड़े। हीरू ने टिप्पणी की, आपकी आयु कितनी है? 45 वर्ष। सदानंद ने चलते चलते जवाब दिया। वापस कब आओगे? हीरू ने पीछे से आवाज देकर पूछा। 1 सप्ताह या इसके आसपास। सदानंद चले गए। उनका अचानक तीर्थयात्रा पर जाना गांव में चर्चा का विषय बन गया। किसी को उनके बुढ़ापे में इस धार्मिक कृत्य से कोई संदेह नहीं हुआ। इससे पहले विगत 10 वर्षों में उन्होंने एक भी रात गांव के बाहर नहीं बिताई थी। सब लोगों ने यही माना कि सदानंद सूर आमतौर पर अपने कारोबार के सिलसिले में बाहर जाते रहते थे।
इसलिए किसी को ये संदेह नहीं हुआ कि वह किसी गुप्त उद्देश्य से बाहर जा रहे थे। 3 या 4 दिनों बाद गांव के कुछ नौजवान लड़के सदानंद सूर के मकान के सामने वाले मैदान में इकट्ठा हुए। उस गांव में कोई 25 सम्माननीय परिवार रहते थे। सूर्यास्त के बाद स्थानीय युवक उस मैदान में बातचीत करने लिए एकत्र हो जाते थे। उनमें से कुछ लड़के गाना गाते थे और कुछ वहां बैठकर धूम्रपान करते थे। सर्दियों और बरसात के मौसम को छोड़कर वे लोग हमेशा वही एकत्र होते थे। आज सारे लड़के अमृत नामक एक युवक को छेड़ रहे थे। कुछ चंचल स्वभाव का अमृत गांव के किसी निवासी का अनाथ भांजा था। वो बेतरतीब ढंग से लंबा, दुबला-पतला और अपेक्षाकृत कुछ अधिक ही बातूनी था और हमेशा अपनी हिम्मत और बुद्धिमत्ता दिखाने की कोशिश करता रहता था। इसीलिए जब अवसर मिलता तो गांव के अन्य लड़के उसका मजाक उड़ाते थे। ऐसा ही कुछ उस दिन सुबह हुआ। नादू नामक एक नौजवान की नई नई शादी हुई थी। उसकी पत्नी का नाम पापिया था। वो एक मटका लेकर तालाब से पानी लेने जा रही थी। वहां कुछ अन्य जवान औरतें भी थी। अमृत पानी पर पत्थर फेंक रहा था। जब उसने नादू की पत्नी को जल्दी जल्दी पानी लेने जाते देखा तो उसने अपने मुंह से पापिया भारतीय कोयल प्यू प्यू पिया पिया की आवाज निकाली। अन्य जवान औरतें उसे सुनकर मंद मंद मुस्कराने लगी। व्यथित दुल्हन तुरंत अपने घर वापस लौट गई और अपने पति से घटना की शिकायत की। क्रोधातुर नादू हाथ में लाठी लेकर घटनास्थल की ओर भागता हुआ आया, जिसे देखकर अमृत तालाब के किनारे नारियल के पेड़ पर चढ़ गया। गांव के बड़े बुजुर्ग मामला शांत कराने पहुंचे। प्रत्येक यहां तक कि जिद्दी नादू स्वयं जानता था कि अमृत की नीयत बुरी नहीं थी। चीजें हाथ से बाहर नहीं निकली, लेकिन अमृत अपने दोस्तों की फप्तियों से नहीं बच पाया। जैसे ही वो शाम को मैदान में पहुंचा, सब लोगों ने उसे घेर लिया। वैसे तो तुम बड़े बहादुर बनते हो, पातल ने ताना मारा, लेकिन तुम नादू से नहीं लड़ सके। उल्टे अपने बचाव के लिए नारियल के पेड़ पर चढ़ गए। अमृत ने प्रतिवाद किया। मैं तो एक नारियल तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ा था। मैं नेडू से कतई नहीं डरता। यदि उसके हाथ में लाठी नहीं होती तो मैं उसकी ऐसी पिटाई करता कि वो इस समय बिस्तर पर पड़ा करा रहा होता। अद्भुत, गोपाल ने कहा। जब तुम घर गए तो तुम्हारे मामा ने तुम्हारी पिटाई की थी ना? मामा ने मेरी पिटाई नहीं की, वो मुझसे प्यार करते हैं। अमृत ने अपना सिर हिलाया। लेकिन मेरी मामी ने मेरे कान खींचते हुए कहा था, तू गधा है। सारे लड़के खुशी से हंस पड़े। तुम्हारे जैसे कायर को शर्म आनी चाहिए, पातल ने घोषणा की। जरा सोचो, एक औरत ने तुम्हारे कान ऐंठ दिए। वो परिवार में सबसे बड़ी है, इसलिए मैंने उन्हें छोड़ दिया, अमृत ने उत्तर दिया। तुम इस तरह मेरे साथ मजाक नहीं कर सकते हो। दाशु बोला, अमरा, तुझे लोगों से डर नहीं लगता? मुझे सारी बात सच सच बता। जब तू कोई भूत देखेगा तो क्या करेगा? सभी लड़कों ने उसके कपड़े खींचते हुए चुटकी ली। मैंने एक भूत देखा था, लेकिन मैं उससे डरा नहीं। अमृत ने उनसे आंखें निकालकर कहा, तूने भूत देखा था? कब? कहा? सारे लड़के एक साथ बोल पड़े। वहां, उस जगह। अमृत ने गर्व से जंगल की ओर अपनी पतली बाहों से इशारा किया। तूने उसे कब देखा? सच बता, तूने क्या देखा? एक भूत घोड़ा, अमृत ने सत्यनिष्ठा से कहा। 1 या 2 लड़के उसकी बात सुनकर हंस पड़े। तू तो सचमुच गधा ही है, गोपाल ने कहा। तो क्या तूने सचमुच एक भूत घोड़ा देखा था? तूने उसे कब और कहां देखा था? परसों रात को, अमृत ने उस रात की घटना को याद करते हुए कहा। मेरी बछिया कैली गौशाला में अपने खूंटे से खुलकर भाग गई थी। मेरे मामा ने कहा, अमरा, जंगल में जाकर उसे देख। उस समय रात के 10 बजे थे, लेकिन मैं किसी चीज से नहीं डरता, इसलिए फौरन जंगल में चला गया। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन मुझे कहीं भी बछिया नहीं दिखाई पड़ी। चंद्रमा के प्रकाश ने उस स्थान को विचित्र बना दिया था। अचानक मैंने एक घोड़ा देखा। उसके खुरों की खड़खड़ाहट सुनकर मुझे लगा मेरी बछिया मुझे मिल गई, लेकिन जब मैं उसकी ओर मुड़ा तो वो अचानक जंगल में गायब हो गया।
वो एक काला घोड़ा था और उसके नथनों से चिंगारी निकल रही थी। मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता हुआ वापस लौट आया। जब तुम हनुमान चालीसा का पाठ करोगे तो भूत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भूत घोड़ा किस रास्ते से आया था और वो किस रास्ते से गया था? दाशु ने पूछा। वो गांव की ओर से आया और स्टेशन की ओर गया था। क्या उस घोड़े पर कोई सवारी भी कर रहा था? वो सब मैंने नहीं देखा। कुछ देर वहां खामोशी रही। अमृत के अंदर भूत की कहानी सुनाने की कल्पना नहीं थी। उसने घोड़ा अवश्य देखा होगा, लेकिन कोई घोड़ा किसी सवार के बिना जंगल में कैसे दिखाई दे सकता था? गांव में किसी आदमी के पास घोड़ा नहीं था। यहां तक कि युद्ध के दौरान जंगल में छावनी बनाने वाले अमेरिकी सैनिकों के पास भी घोड़े नहीं थे। स्टेशन के पास वाले कस्बे में एकाध घोड़ा तांगा जरूर था, लेकिन वो घोड़ा जंगल में रात में क्या कर रहा था? क्या अमृत को घोड़ा देखने के बाद उसे अपनी बछिया होने का भ्रम हुआ था? मैं समझ गया, तूने अपनी बछिया को भूत घोड़ा समझ लिया होगा, पातल ने अंत में कहा। अमृत ने जोर से अपना सिर हिलाया। अरे नहीं, वो घोड़ा ही था। मैंने एक हाड़ मांस वाला भूत घोड़ा देखा था। क्या तू हमसे ये कहना चाहता है कि भुतहा घोड़ा देखने के बाद भी तू बेहोश नहीं हुआ? मैं क्यों बेहोश होता? मैं तो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तू तो हनुमान चालीसा का पाठ इसीलिए कर रहा था, न कि तू उसे देखकर बुरी तरह डर गया था। किसी भी सूरत में नहीं। अमृत ने शेखी बघारी। कौन कहता है कि मैं डर गया था? देख अमरा, तू ज्यादा डींगे मत मार, दाशु बोला। क्या तू अभी इसी समय जंगल में जाने की हिम्मत कर सकता है? क्यों नहीं जा सकता मैं? अमृत ने जंगल की ओर घबराते हुए देखा। उस समय तक रात हो चुकी थी और चंद्रमा निकल आया था। जंगल के पेड़ों से काली परछाइयां निकल रही थी। अमृत ने जरा सोचकर कहा, यदि मैं जाना चाहूं तो जा सकता हूं, लेकिन अभी मैं वहां क्यों जाऊं? आज तो मेरी बछिया नहीं खोई है। ठीक है कि तेरी बछिया नहीं खोई है, गोपाल ने कहा, लेकिन हमें कैसे यकीन होगा कि तू झूठ नहीं बोल रहा था? झूठ? अमृत अपने पांवों पर उछल पड़ा। मैं और झूठ? देख गोपला, तू मुझे जानता नहीं है। ठीक है, अब तू मेरी इतनी सहायता और कर। हम देखना चाहते हैं कि क्या तू जंगल में अकेले जा सकता है या नहीं। तभी हम मानेंगे कि तू कितना बहादुर है। अमृत अधिक व्यंग्य सहन नहीं कर सका। मैं अभी अंदर जा रहा हूं, ठीक इसी पल उसने आत्मविश्वासपूर्वक घोषणा की। क्या तुम लोग सोचते हो कि मैं डर गया हूं? ये खड़िया मिट्टी का टुकड़ा अपने साथ ले जा, पातल ने उसे पीछे से आवाज दी। तुझे ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तू तो बस सदानंद सूर दादा के मकान के पीछे उस लंबे से कपास के पेड़ तक चला जा। वहां जाकर खड़िया से निशान लगा देना, जिससे हमें पता चल जाएगा कि तू सचमुच वहां तक गया था। अमृत ने उससे खड़िया लेते हुए थोड़ा आशंकित स्वर में पूछा, तुम सब लोग मेरे लौटने तक यही रहोगे ना? हां, हम यही रहेंगे। अमृत जंगल की ओर चल पड़ा। वह ज्यों-ज्यों आगे जाता, त्यों-त्यों अपने पैर घसीटता जाता था। आखिरकार वो सदानंद सूर के घर के पीछे जाकर गायब हो गया। मैदान में बैठे सभी लड़के हल्की चांदनी रात में उसकी ओर खामोशी से घूरते रहे। उनमें से एक बोल पड़ा। हो सकता है कि वो सदानंद सूर के घर के पास जाकर छिप गया हो। दूसरा लड़का मंद मंद मुस्कराया। थोड़ा समय गुजर गया। सभी की आंखें जंगल पर लगी थी। अचानक जंगल से धमाके की आवाज आई। वो किसी पेड़ की डाली टूटने की आवाज नहीं थी। लड़कों ने हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा। थोड़ा समय और बीत गया, लेकिन अमृत वापस नहीं लौटा। जिस कपास के पेड़ तक उसे जाना था, वो उस स्थान से 50 या 60 गज से अधिक दूर नहीं था, जहां सारे लड़के बैठे हुए थे। उसे लौटने में इतनी देर क्यों हो रही थी? 3 या 4 मिनट बाद पातल खड़ा हो गया। चलो, हम लोग चलकर देखते हैं। अमरा को इतनी देर क्यों हो रही है? जिस रास्ते से अमृत गया था, उसी पर लड़के समूह में आगे बढ़े। एक लड़के ने कहा, कहीं वो भूत घोड़े पर सवारी तो नहीं कर रहा है? लेकिन अमृत भागा नहीं था। कपास का पेड़
सदानंद सूर के घर के पिछले दरवाजे से लगभग 25 गज दूर था। चंद्रमा की रोशनी में उन्हें कोई सफेद चीज दिखाई पड़ी। उसे देखने के लिए वे लोग उसके नजदीक गए। वो अमृत था। उनमें से एक लड़के ने माचिस जलाई। अमृत पीठ के बल जमीन पर पड़ा हुआ था और उसकी छाती से निकले खून से उसकी कमीज तर हो गई थी। ब्योमकेश और मैं सरकारी जांच के सिलसिले में संतालगोला में थे। वेतनभोगी पुलिसकर्मी जहां एक ओर ब्योमकेश के अधिक हिमायती नहीं थे, वहीं दूसरी ओर उन्हें उच्चाधिकारियों की ओर से अत्यंत सम्मान प्राप्त था। जिन मामलों में पुलिस अपने हाथ खड़े कर देती थी, उन्हें कुछ समय बाद ब्योमकेश को सौंप दिया जाता था। पिछले विश्व युद्ध के दौरान अनेक विदेशी सैनिकों ने देश के विभिन्न भागों में अपने शिविर स्थापित किए थे। युद्ध की समाप्ति के बाद विदेशी सैनिक चले गए थे और भारतीयों को वहां शासन करने का अधिकार मिल गया था। रक्तरंजित स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब राष्ट्र ने अपना सिर उठाया तो पता चला कि झील की ऊपरी सतह तो साफ हो चुकी थी, लेकिन उसकी तलहटी में कुछ दुष्ट मगरमच्छ अभी भी अपना डेरा जमाए हुए थे। विदेशी सैनिकों द्वारा अपने पीछे छोड़े गए शस्त्रास्त्र उन मगरमच्छों के दांत और पंजे बन गए थे। रेल दुर्घटनाएं, बम विस्फोट, सशस्त्र डकैतियां जैसे कृत्य नए प्रशासन को लगातार परेशान कर रहे थे। यद्यपि पुलिस को कुछ बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली थी, परंतु वो बमों, पिस्तौलों और अन्य हथियारों के स्रोत का पता लगा पाने में सफल नहीं हुई थी। ये अनुमान लगाना कठिन नहीं था कि वे शस्त्रास्त्र वही आसपास ही कहीं छिपाकर रखे गए थे जहां विदेशी सैनिकों के शिविर थे, परंतु उन हथियारों के आपूर्तिकर्ताओं को पकड़ना बड़ा कठिन कार्य था। जब तक अवैध हथियारों का काला कारोबार करने वाले सरगनाओं को पकड़ नहीं लिया जाता, तब तक उस मुसीबत की जड़ तक पहुंच पाना संभव नहीं था। स्थानीय अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करने के बाद ब्योमकेश ने संतालगोला को अपनी जांच का पहला ठिकाना बनाने का निर्णय लिया। वह एक छोटी जगह थी और उसे किसी स्थिति में शहर नहीं कहा जा सकता था। स्टेशन के पास रेलवे कर्मचारियों के रहने के लिए क्वार्टरों की एक कतार बनी थी। स्टेशन से एक पक्का रास्ता उसके दोनों ओर जाता था और लगभग 9 एकड़ का वृत्त बनाकर समाप्त हो जाता था। उस क्षेत्र में कुछ बड़े बड़े गोदाम, थाना, डाकघर, सहकारी बैंक, सरकारी विश्राम गृह इत्यादि थे। सड़क के बाहरी किनारे पर चावल की 2 मिलें स्थित थी। यद्यपि वहां के निवासियों में बड़ी संख्या बंगालियों की थी, परंतु हिंदुस्तानियों और मारवाड़ियों की संख्या भी कुछ कम नहीं थी। हमने अपना ठिकाना सरकारी विश्राम गृह में बनाया था। ब्योमकेश नहीं चाहते थे कि लोगों को उनके बारे में कुछ पता चले। इस प्रकार की जांचों में आप जितना अधिक अपरिचित बने रहेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो पता चला कि ब्योमकेश की पहचान और उनके वहां आगमन का कारण एक खुला रहस्य था। स्थानीय थानेदार सुखमय सामंत को उनके उच्चाधिकारियों ने पहले ही इसकी जानकारी दे दी थी और ब्योमकेश की ख्याति सभी दिशाओं में फैल चुकी थी। इंस्पेक्टर सुखमय सामंत का चेहरा वैसे तो बड़ा हंसमुख था, परंतु वो वास्तव में बुराइयों का पुतला था। सार्वजनिक तौर पर तो वो ब्योमकेश को सहयोग करता दिखाई देता था, लेकिन निजी तौर पर ब्योमकेश के मार्ग में कठिनाइयां पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। शायद वो किसी बाहरी आदमी को उस मामले में सफल नहीं होने देना चाहता था जिसमें पुलिस असफल हो गई थी। मामला चाहे जैसा भी हो, ब्योमकेश ने बाधाओं के बावजूद अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। ये महसूस करते हुए कि अनभिज्ञता असंभव थी, उन्होंने सबकी आंखों के सामने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। सरयाम पुलिस स्टेशन जाकर वहां के प्रमुख निवासियों की एक सूची प्राप्त की। स्टेशन पर उन्होंने स्टेशन मास्टर, माल निरीक्षक, टिकट जांचकर्ता और अन्य लोगों से दोस्ती कर ली। उन्होंने सहकारी बैंक में जाकर वहां के धनी व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त की, परंतु चूंकि सभी को उनके वहां आने के उद्देश्य की जानकारी मिल चुकी थी, इसलिए लोगों के सहयोग के बावजूद उनके काम में कोई विशेष प्रगति नहीं हो रही थी। 4 या 5 दिनों की निरर्थक भागदौड़ के बाद
ब्योमकेश ने एक रणनीति तैयार की। उन्होंने इलाके के प्रत्येक संदिग्ध समृद्ध परिवार को एक गुमनाम पत्र लिखा। पत्र का प्रमुख सार था, मुझे आपकी गुप्त गतिविधियों के बारे में जानकारी मिली है। हमारी मुलाकात जल्द ही होगी। उस पत्र को डाक से भेजने के लिए मैं ट्रेन से 4-5 स्टेशन दूर एक कस्बे में गया। हमने चारा बेशक डाल दिया था, लेकिन मछली का कहीं कोई संकेत नहीं था। इस प्रकार 2-3 दिन और बीत गए। सारा दिन सोने और सुबह शाम इलाके का चक्कर लगाने के कारण हमारे स्वास्थ्य में काफी सुधार हो गया था, परंतु काम के मोर्चे पर कोई खास प्रगति नहीं हो रही थी। तभी एक सुबह बागमारी गांव के 3 युवक हमारे पास आए। गरम जलेबी और गरम दूध खाने पीने के बाद हम अत्यंत प्रसन्न थे। तभी कमरे के बाहर 3 चेहरों को अंदर झांकते देखकर ब्योमकेश उनके पास गए और पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? विश्राम गृह में अगल बगल 2 कमरे और उनके सामने एक छत वाला बरामदा बना हुआ था। बरामदे में ऊपर आते हुए वे थोड़ा झिझके, लेकिन जैसे ही उन्होंने वहां ब्योमकेश को देखा, उनके चेहरे खिल गए। उनमें से एक ने पूछा, क्या आप ब्योमकेश बाबू हैं? हां, ब्योमकेश ने कहा। उनकी मुस्कान और अधिक चौड़ी होकर उनके कानों तक फैल गई। उनमें से एक लड़के ने घोषणा की, हम लोग बागमारी गांव से आए हैं। बागमारी? वो कहाँ है? अधिक नहीं, केवल 1 मील दूर है। अंदर आ जाओ। ब्योमकेश उन्हें लेकर कमरे में आ गए। विश्राम गृह के फर्नीचर का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण था। उसमें एक कुर्सी, एक मेज, एक आराम कुर्सी और 2 पलंग बिछे थे और फर्श पर जूट का एक कालीन बिछा था। आगंतुकों में से 2 लड़के फर्श पर बैठ गए और तीसरा मेज के सामने कुर्सी पर बैठा। आराम कुर्सी पर अंगड़ाई लेते हुए ब्योमकेश ने कहा, अब मुझे बताओ कि तुम लोग यहां क्यों आए हो? जिस नौजवान ने सबसे पहले बोलने की शुरुआत की उसका नाम पातल था। 2 अन्य लड़कों के नाम क्रमशः दाशु और गोपाल थे। क्या आपने नहीं सुना? गोपाल ने पूछा। हमारे गांव में किसी की नृशंस हत्या कर दी गई है। क्या? कब? ब्योमकेश अपनी आराम कुर्सी पर उठ बैठे। परसों रात को, दाशु और गोपाल ने एक स्वर में कहा। पुलिस को तत्काल सूचित कर दिया गया था। पातल ने बात पूरी की। इंस्पेक्टर सुखमय सामंत ने कल सुबह लगभग 9 बजे घटनास्थल का दौरा किया था। वो शव को अपने साथ ले गए थे, लेकिन उसके बाद से हमें कोई समाचार नहीं मिला। आपके पास आने से पहले हम लोग उनके पास थाने में गए थे, लेकिन उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस मुख्यालय भेज दिया गया था। क्या आपको इसकी कोई जानकारी नहीं है? लेकिन हमें तो बताया गया था कि आप यहां पुलिस की सहायता हेतु पधारे हैं। इंस्पेक्टर ने शायद मुझे सूचित करना जरूरी न समझा हो। ब्योमकेश ने रूखे स्वर में उत्तर दिया। चिंता मत करो। कौन मारा गया था और किसके द्वारा मारा गया था? हत्या का हथियार कौन सा था? उसे बंदूक से मारा गया था। जो शख्स मारा गया वो हमारा दोस्त अमृत था। कोई नहीं जानता कि हत्यारा कौन है। कुछ हद तक अमृत की हत्या के लिए हम लोग भी जिम्मेदार हैं। ब्योमकेश बाबू, वो नृशंस हत्या हमारी मूर्खता का परिणाम थी, इसीलिए हम लोग आपके पास आए हैं। इंस्पेक्टर सुखमय एक मूर्ख आदमी है, इसलिए हम लोग हत्यारे को खोजने का दायित्व आपको सौंप रहे हैं। हम लोग हमेशा आपके ऋणी रहेंगे। गोली मारकर हत्या? ब्योमकेश ने चकित होते हुए कहा। अविश्वसनीय। मुझे पूरी कहानी बताओ। पातल, दाशु और गोपाल ने जो कहानी व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से सुनाई, वो पाठकों को पहले ही बताई जा चुकी है। वे लोग अमृत की हत्या से अधिक परेशान नहीं नजर आए, परंतु उसकी रहस्यमय हत्या ने उनकी रुचि बढ़ा दी थी। अपने पास ब्योमकेश को पाकर उनकी रुचि स्वाभाविक तौर पर नाटकीय अनुपात में बढ़ गई थी। उन लोगों को ब्योमकेश को अमृत की हत्या की कहानी सुनाने में लगभग 2 घंटे लग गए। ब्योमकेश ने भी अधिक स्पष्टता के लिए उनसे बीच बीच में प्रश्न किया। निश्चय ही ये एक रहस्यमय मामला है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें पिस्तौल का प्रयोग किया गया था। लेकिन केवल तुम्हारी कहानी सुनने से काम नहीं चलेगा।
मैं हत्या वाले स्थान का निरीक्षण अवश्य करूंगा। वे सभी हतप्रभ थे। हम वहां अभी क्यों नहीं चलते, ब्योमकेश बाबू? पातल ने पूछा। आपको अपने गांव ले जाकर हम लोग खुद को गौरवान्वित महसूस करेंगे। अभी नहीं, ब्योमकेश ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा। चूंकि 2 दिन पहले ही बीत चुके हैं, इसलिए आधा दिन और निकल जाएगा तो उससे कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा। हम तुम्हारे गांव का दौरा आज शाम को लगभग 5 बजे करेंगे। अच्छी बात है, हम लोग दोबारा आकर आपको अपने साथ ले जाएंगे। इतना कहकर वे लोग चले गए। उनके जाने के थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर सुखमय पधारे। कुर्सी पर अपना भार डालते हुए उन्होंने कहा, बागमारी के वे बदमाश छोकरे आपके पास भी आए थे ना? वे मेरे पास भी आए थे। नौजवान बंगाली छोकरे बहुत उत्तेजित थे। वे जल्दी हार मानने वाले नहीं हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि उनकी बात पर आप ध्यान मत दीजिए, वरना वे लोग आपका जीना दूभर कर देंगे। अरे नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा? ब्योमकेश ने उत्तर दिया। आप तो उन्हें अच्छी तरह जानते हैं कि नहीं? क्या वे अच्छे लड़के हैं? गांव के लड़के दिन भर आवारा से घूमते रहते हैं, क्योंकि उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता है, सुखमय बाबू ने कहा। उनके पिता के पास जो कुछ थोड़ा बहुत होता है, वे उसी से अपना निर्वाह करते हैं। चावल पैदा करने के लिए आधा एकड़ जमीन या नारियल के 2 पेड़। क्या मृतक भी इसी गुट का सदस्य था? ब्योमकेश ने पूछा। हां, वो इनसे भी एक कदम आगे था। वो अपने मामा के घर बड़े अपमानजनक तरीके से रह रहा था। मुझे बताया गया कि उसे गोली मारी गई थी। ऐसा ही लगता है, लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक निश्चय पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता है। क्या आपको किसी पर संदेह है? मैं कैसे संदेह कर सकता हूं? किसी ने कुछ नहीं देखा। वे सारे मैदान में एक जगह इकट्ठा थे। लेकिन एक आदमी है जिसके बारे में मुझे कुछ संदेह है। अमृत ने उसी सुबह नादू की पत्नी का अपमान किया था। नादू एक गर्म मिजाज आदमी है। उसने लाठी लेकर अमृत का पीछा किया था। वैसे वो शाम को उनके साथ नहीं था। मुझे उसे थाने लाकर सीधा करना चाहिए था। लेकिन फिलहाल आप इन सब फिजूल की बातों की चिंता मत कीजिए। मैं आपके लिए एक खास समाचार लेकर आया हूं। आपने इस क्षेत्र के सबसे बड़े व्यापारी जमनादास गंगाराम का नाम तो अवश्य सुना होगा। उसे एक गुमनाम पत्र मिला है। एक गुमनाम पत्र? ब्योमकेश ने अतिशय उत्सुकता दर्शाते हुए पूछा। क्या लिखा है उसमें? जमनादास ने मुझे गोपनीय तौर वो पत्र दिखाया था, सुखमय बाबू ने कहा। वो पत्र एक लिफाफे में आया था और उसमें लिखा था, मुझे तुम्हारी गुप्त गतिविधियों की जानकारी है, हम जल्द ही मिलेंगे। सचमुच? फिर तो जमनादास पर निगाह अवश्य रखी जा रही होगी। हां, ऐसा ही है। मैंने उनके पीछे एक आदमी लगा दिया है। वो 24 घंटे जमनादास की निगरानी कर रहा है। अति उत्तम। आप एक अनुभवी व्यक्ति हैं। ये काम आपने बिल्कुल सही किया है। अब शायद मामला हल हो जाएगा। सुखमय बाबू के चेहरे पर आत्मसंतोष की मामूली सी रेखा दौड़ गई। हे, मैं इन मामलों का पुराना खिलाड़ी हूं, ब्योमकेश बाबू। आप इसकी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आपने कुछ प्रगति की? अभी तक तो नहीं, ब्योमकेश ने निराश होकर उत्तर दिया। मैंने खोजा जरूर, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। हालांकि उसे मेरी ओर से कोई संकेत नहीं मिला था। सदानंद बाबू ने एक पारंपरिक बहाना बनाते हुए यहां से प्रस्थान किया था। बड़ी मुश्किल से कुर्सी से उठते हुए उन्होंने कहा, अब मैं जाना चाहूंगा। मुझे थाने में बहुत काम है। ब्योमकेश भी उठकर खड़े हो गए। वैसे क्या आपको अमृत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई है? अभी नहीं, सुखमय बाबू ने त्योरिया चढ़ाते हुए उत्तर दिया। शायद 1 या 2 दिनों में मिल जाए। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? जब वो आपको मिल जाए तो मुझे भी दिखाइएगा। यदि आप मुझसे कह रहे हैं तो मैं आपको अवश्य दिखाऊंगा, सुखमय बाबू ने निराश स्वर में कहा। लेकिन आप तो यहां बड़ी मछली पकड़ने आए हैं, व्योमकेश बाबू। अब यदि आप छोटी मोटी मछलियों पर ध्यान देंगे तो हमारा गुजारा कैसे होगा? अरे नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा हूं। यह तो पूरी तरह जिज्ञासा की बात है।
वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। सुखमय बाबू के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कान लौट आई। उन्होंने मुझे पहली बार इस तरह देखा था। अहो अजीत बाबू, कैसे हैं आप? उन्होंने पूछा। अभी भी लिख रहे हैं? आपकी मुर्गे और बैल की कहानियां पढ़ने में बुरी नहीं है। लेकिन रॉबर्ट ब्लैक का कोई जवाब नहीं है। नमस्कार। जब वो ताना मारकर चला गया तो ब्योमकेश ने मेरी ओर देखा। हे उन्होंने कहा। गांव के नौजवान लड़के उस दिन देर शाम हमें लेकर अपने गांव गए। हम रेलवे लाइन के किनारे किनारे पैदल गए। जब हम उस गांव के मुहाने पर पहुंचे तो जवान, बूढ़े, बच्चे सभी हमारा स्वागत करने के लिए वहां इकट्ठा हो गए। सबकी आंखें उत्सुकता से बाहर निकल आई थी। वे लोग अपनी आंखों से देखना चाहते थे कि ब्योमकेश किस प्रकार का प्राणी था। हम एक जुलूस की शक्ल में गांव में दाखिल हुए। पातल स्वयं आगे आकर हमें एक इमारत की ओर ले गया। उसका आधा भाग ईंटों से बना हुआ था और आधे में कच्ची मिट्टी की झोंपड़ियां थी। यही मृतक अमृत के मामा का घर था। अमृत के मामा बलराम बाबू ने हमारे लिए अपने घर के आगे चबूतरे पर चाय का प्रबंध किया था। उन्होंने औपचारिक अभिवादन के साथ हमारा स्वागत किया। वो सीधे सादे आदमी थे। उनकी बोलचाल में कोई संशय एवं कठोरता नहीं थी। यद्यपि अभी वो अपने भांजे की मृत्यु के शोक से बाहर नहीं आ पाए थे, फिर भी वो थोड़ा भयभीत नजर आ रहे थे। अपनी टूटी फूटी आवाज में बलराम बाबू ने कहा, सिर्फ थोड़ी सी चाय। हमारे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आप हमारे गांव में पधारे। पातल ने विनम्रता पूर्वक कहा, आपको एक कप चाय तो पीनी ही पड़ेगी। समय आने पर वो भी हो जाएगा। ब्योमकेश ने प्रतिक्रिया की। पहले मुझे जंगल का मुआयना करने दो। मेरे साथ आइए प्लीज। पातल ने पुनः हमारा मार्गदर्शन किया। गांव के कुछ अन्य युवक भी हमारे साथ हो गए। बलराम बाबू के घर जाने वाला कच्चा रास्ता उस गांव का मुख्य मार्ग था। वो आगे जाकर एक उबड़ खाबड़ चट्टानों वाले असमतल मैदान में खत्म होता था। उसके दूसरी ओर एक ईंट वाला मकान था, सदानंद सूर का घर। उसके पीछे जंगल शुरू हो जाता था। हम उस मैदान तक गए। क्या ये वही स्थान है जहां तुम लोग उस शाम एकत्र हुए थे? जी हां सर। तुम लोग ठीक किस जगह बैठे हुए थे? यहां पातल ने मैदान में थोड़ा आगे जाकर बताया। इस जगह। वो जगह अपेक्षाकृत साफ सुथरी थी और उसमें कोई कूड़ा करकट नहीं था। तुम मुझे वो रास्ता दिखाओ जिधर से अमृत जंगल में गया था। ब्योमकेश ने निर्देश दिया। मेरे साथ आइए प्लीज। सदानंद सूर के दरवाजे पर ताला लटका हुआ था। खिड़कियां बंद थी। हम घर के चारों ओर गए। घर के पीछे एक 4 दीवारी वाला अहाता था। उसकी दीवार की ऊंचाई आदमी की लंबाई के समान थी और उसमें एक छोटा दरवाजा लगा हुआ था। जंगल के पेड़ों की घनी छाया उस दरवाजे तक पहुंचती थी। हम घर के पिछवाड़े से जंगल में प्रवेश कर गए। पेड़ों ने अपनी पत्तियां गिरानी शुरू कर दी थी। जमीन पीली पत्तियों से पटी पड़ी थी। घर के पिछले दरवाजे से लगभग 25-30 गज की दूरी पर एक ऊंचा कपास का पेड़ खड़ा था। उसका खंभे जैसा मुख्य भाग जमीन से 11 या 12 फीट की ऊंचाई पर था। हमें पेड़ के नीचे ले जाकर उसने एक स्थान की ओर इशारा किया। यही वह स्थान है जहां अमृत मरा हुआ पाया गया था। सारा क्षेत्र पेड़ों से गिरी हुई पत्तियों और कपास के फूलों से पटा पड़ा था। वहां किसी की अस्वाभाविक मृत्यु का कोई नाम निशान तक नहीं था। इसके बावजूद ब्योमकेश ने जमीन की सावधानी पूर्वक जांच की। कठोर सतह पर कोई निशान नहीं था। उन्हें वहां पत्तियों के नीचे केवल खड़िया मिट्टी का टुकड़ा मिला था। उसे ऊपर उठाते हैं ब्योमकेश ने कहा, अमृत खड़िया मिट्टी का ये टुकड़ा पेड़ पर निशान लगाने के लिए लाया था, लेकिन इस पेड़ पर तो कोई निशान नहीं है। इसलिए हाँ सर, वो निशान लगाने से पहले ही वहां अब कोई देखने लायक चीज नहीं थी। हम वापस आ गए। वापस आते हुए रास्ते में ब्योमकेश ने कहा, चलो देखता हूं कि क्या सदानंद सूर का पिछला दरवाजा बंद है। दरवाजे पर धक्का देने के बाद हमने पाया कि उसमें अंदर से सांकल लगी थी।
दरवाजे के पुराने पल्लों में अनेक छेद थे। एक सुराग से देखने पर हमें अंदर की ओर एक तरफ छोटा सा मंदिर दिखाई पड़ा। शेष अहाते में कूड़ा कचरा भरा पड़ा था। अहाते के एक कोने में अमरूद का एक पेड़ था। उसके अलावा किसी अन्य चीज पर हमारी नजर नहीं पड़ी। ब्योमकेश वापस आने के लिए दीवार पर हाथ टिकाते हुए चल पड़े, लेकिन उनकी आंखें जमीन पर लगी हुई थी। वो क्या है? उन्होंने दीवार के कोने में किसी चीज की ओर संकेत करते हुए अचानक पूछा। नंगी सूखी जमीन पर एक अर्धचंद्राकार निशान साफ दिखाई दे रहा था। उसके आसपास कुछ प्रच्छन्न खरोंचों के निशान थे। ब्योमकेश उन निशानों की जांच करने के लिए जमीन पर झुके। उनके साथ हमने भी उसे देखने की कोशिश की। ऊपर की ओर देखते हुए उन्होंने देखा कि अमरूद के पेड़ की कुछ शाखाएं दीवार के बाहर दिखाई दे रही थी। आप क्या देख रहे हैं? मैंने पूछा। वे कैसे निशान हैं? तुम क्या सोचते हो? ब्योमकेश ने पातल से पूछा। पातल उनका प्रश्न सुनकर पीला पड़ गया। अपने होठों को चाटते हुए उसने कहा, यह तो कोई घोड़े की नाल का निशान है। हां, एक भूत घोड़े की नाल का निशान, ब्योमकेश ने टिप्पणी की। अर्थात अमृत झूठ नहीं बोल रहा था। हम वहां से वापस चल पड़े। ब्योमकेश की भौहें संदेह से तनी रही। उनका एक रहस्य से सामना हुआ था, क्योंकि वो अभी तक वहां नाल के निशान का महत्व नहीं समझ सके थे। सदानंद सूर कितने दिनों से घर से बाहर है? ब्योमकेश ने पूछा। लगभग 7 या 8 दिनों से, पातल ने उत्तर दिया। क्या उन्होंने किसी को बताया था कि वो कब वापस आएंगे? जी नहीं, और कोई ये भी नहीं जानता कि वे गए कहाँ हैं। बलराम बाबू के घर वापस जाकर हम लोग बैठ गए। प्रत्यक्षदर्शियों की संख्या भी कुछ कम हो गई थी, लेकिन ब्योमकेश की एक झलक पाने के लिए 3-4 लोग अभी भी वहां जमे हुए थे। बलराम बाबू हमारे लिए चाय और नाश्ता ले आए। पातल, दाशु और गोपाल तथा कुछ अन्य लोग हमें घेरकर खड़े हो गए। ब्योमकेश ने चाय पीते हुए बलराम बाबू से पूछताछ शुरू की। क्या अमृत आपकी बहन का बेटा था? किसी रिश्ते के भाई का नहीं। वो मेरी बहन का बेटा था। हां। क्या उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है? हां, मेरी बहन अमृत के बचपन में ही विधवा हो गई थी। वो मेरे ही घर में रहती थी। बाद में वह भी मर गई। अमृत उस समय 5 बरस का था। आपके अपने बच्चे नहीं हैं। मेरी एक बेटी है, उसकी शादी हो चुकी है। अमृत की आयु कितनी थी? 21 वर्ष। आपने उसकी शादी नहीं करवाई? वो दिमागी तौर पर थोड़ा कमजोर था, इसलिए मैंने उसकी शादी नहीं करवाई। क्या उसके पास कोई नौकरी थी? यदाकदा, लेकिन वो कभी किसी जगह टिककर काम नहीं करता था। मैंने उसे संतान गोला के सबसे बड़े आड़ती भगवती बाबू के यहां काम पर रखवाया था। उसने वहां कुछ समय काम भी किया था। उसके बाद उसने मारवाड़ी बद्रीदास की चावल मिल में भी काम किया था, लेकिन बद्रीदास ने भी उसे काम से हटा दिया था। पिछले कुछ दिनों से वो विशु मलिक की चावल मिल के चक्कर काट रहा था, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल सकी। ब्योमकेश ने कुछ देर नमकीन चबाया और फिर चाय की एक एक चुस्की लेने के बाद अचानक पूछा, क्या आपके गांव में किसी के पास घोड़ा है? बलराम बाबू की आंखें अचरज से बाहर निकल आई, जबकि लड़कों ने आपस में इशारे किए। गांव में किसी के पास घोड़ा नहीं है। आखिरकार बलराम बाबू ने जवाब दिया। क्या किसी के पास बंदूक का लाइसेंस है? जी नहीं सर। मुझे किसी नादू नामक नौजवान के बारे में बताया गया था। मैं नहीं जानता कि उसका पूरा नाम क्या है। मैं उससे 1 या 2 प्रश्न पूछना चाहूंगा। बलराम बाबू ने वहां बैठे लड़कों की ओर देखा, जिन्होंने आपस में पुनः नजरें मिलाई। उसके बाद पातल ने बताया, वो अपनी पत्नी के साथ कल अपनी ससुराल चला गया था। वे लोग कहाँ रहते हैं? कैलाशपुर में। वहां जाने के लिए आपको गाड़ी पकड़नी पड़ेगी। वो संताल गोला से 3 या 4 स्टेशन आगे पड़ता है। ब्योमकेश अपनी चाय खत्म करने के बाद विचारों में खो गए। नादू संभवतः निर्दोष रहा होगा, लेकिन वो भाग क्यों गया? क्या वो डर गया था? आश्चर्य की बात नहीं है। अगर किसी का नाम हत्या के मामले में घसीटा जाएगा तो भला कौन नहीं डरेगा? तभी अचानक एक युवक ने कहा, वो देखिए,
सदानंद सूरदा वापस आ रहे हैं। हम फौरन उनकी ओर मुड़ गए। सड़क के किनारे से एक सज्जन गांव की ओर आते दिखाई दे रहे थे। हालांकि वो एक ग्रामीण थे, लेकिन उनके कपड़े ग्रामीणों वाले नहीं दिखाई दे रहे थे। उन्होंने रेशमी कुर्ते के ऊपर शॉल ओढ़ रखी थी और पैरों में चमकदार जूते पहने हुए थे। उनके हाथ में कैनवस का एक बैग था। क्या तूने इससे पहले कभी सदानंद दा को इतना सजासवरा देखा था? एक युवक दूसरे युवक के कान में बुदबुदाया। वो अवश्य ही कलकत्ता गए होंगे। जैसे ही वो हमारे पास से गुजरे, पातल ने उन्हें आवाज दी, सदानंद दा, क्या आपने सुना कि यहां क्या हो गया है? सदानंद बाबू ठहर गए। उन्होंने ब्योमकेश और मेरी ओर देखा और पूछा, क्या हो गया है? अमरा मर गया, पातल ने जवाब दिया। मर गया? सदानंद बाबू की आंखों में गैर बनावटी आश्चर्य का भाव उतर आया। कैसे मरा वह? वो बीमार नहीं था, पातल ने उन्हें बताया। उसे गोली से मारा गया था। कोई नहीं जानता कि उसे किसने मारा था। सदानंद बाबू का चेहरा जड़ हो गया। उन्होंने सूनी आंखों से देखा। अच्छा होगा कि आप अपने घर जाएं, क्योंकि आप अभी अभी वापस लौटे हैं। आपको सारी कहानी हम बाद में सुना देंगे, पातल ने कहा। सदानंद बाबू अपने घर की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ने से पहले पल भर के लिए झिझके। जब वो आंखों से ओझल हो गए तो ब्योमकेश ने पातल से पूछा, क्या सदानंद बाबू के हाथ में जाते समय लोहे का एक संदूक और किरमिच का बैग नहीं था? आप ठीक कह रहे हैं, पातल ने उत्तर दिया। यही बात तो मुखिया हीरू ने भी कही थी। वो अपना संदूक कहाँ छोड़ आए? किसी के पास इस प्रश्न का उचित उत्तर नहीं था। उसकी ओर देखते हुए ब्योमकेश उठकर खड़े हो गए। अब रात हो चली है, अब हम लोग अपनी मंजिल की ओर जाएंगे। सदानंद बाबू के साथ हमारी दो बातें हो जाती तो अच्छा होता, लेकिन वो अभी अभी बाहर से लौटे हैं। इससे पहले कि ब्योमकेश की बात पूरी हो पाती, एक जोरदार धमाके ने हमें पल भर के लिए हिलाकर रख दिया। उसे सुनते ही ब्योमकेश सदानंद सूर के घर की ओर दौड़ पड़े। हम लोग भी उनके पीछे पीछे गए। धमाके की आवाज सदानंद बाबू के घर से आई थी। सदानंद सूर के घर पहुंचकर हमने देखा कि उनके घर का मुख्य द्वार टूटकर पर गिर पड़ा था, जिस पर सदानंद सूर का खून से लथपथ शरीर पड़ा था। शाम की हवा में बारूद की दुर्गंध फैल गई थी। ब्योमकेश और मैं छत पर चढ़ गए, जबकि अन्य लोग एक कोने में खड़े होकर भावशून्य होकर घटनास्थल की ओर देखते रहे। उन्हें देखने के बाद स्पष्ट हो गया कि सदानंद सूर जीवित नहीं थे। ये बात सच थी कि उनके शरीर में अपेक्षाकृत अधिक चोट नहीं लगी थी। उन्होंने अपने बाएं हाथ में चाबियां और दाहिने हाथ में ताले को मजबूती से पकड़ रखा था, लेकिन उनका पूरा सिर उनके धड़ से अलग हो चुका था। वहां खून और मांस की दुर्गंध फैल चुकी थी। उनकी टूटी हुई खोपड़ी से मवाद निकल रहा था और उनके चेहरे का एक हिस्सा पूरी तरह नष्ट हो चुका था। वहां का दृश्य बहुत बीभत्स था। जो आदमी मात्र 3 मिनट पूर्व जीवित था, वो अब इस दशा में पड़ा हुआ है, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप सकती थी और नाड़ियों का खून जम सकता था। इस दौरान सभी ग्रामीण अवाक थे। सबसे पहले पातल की आवाज लौटी, हमारे गांव में ये क्या चल रहा है, ब्योमकेश बाबू? अपनी कांपती आवाज में उसने पूछा। ब्योमकेश उस समय दरवाजे में जुड़े हुए लोहे के सरिये को देख रहे थे। उन्होंने शायद पातल की आवाज नहीं सुनी थी। सरिये के टुकड़े को एक ओर उछालते हुए उन्होंने कहा, हथगोला, किरमिच वाला बैग कहाँ चला गया? चीथड़ों में बदल चुका हैंडबैग एक तरफ पड़ा था। उसकी ओर जाते हुए ब्योमकेश ने उसके अंदर रखे सामान के आर पार अपनी नजरें दौड़ाई। उसमें कुछ नए पुराने कपड़े थे। एक नई मेज घड़ी धमाके से चूर चूर हो गई थी, जबकि तेल की शीशी टूट गई थी, जिससे बैग में रखे कपड़े तर हो गए थे। इसके अलावा उसमें और कुछ भी नहीं था। यही ठहरो अजीत, ब्योमकेश ने मुझसे कहा। मैं फुर्ती से घर के अंदर एक चक्कर लगाकर आता हूं। न केवल दरवाजे के पल्ले टूट गए थे, बल्कि चौखट के ऊपर रखी शहतीर भी जल गई थी, जिससे अनेक ईंटें निकलकर जमीन पर गिर पड़ी थी।
ब्योमकेश जब खुले हुए दरवाजे से धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़े तो मैं खुद को शांत नहीं रख पाया। कौन जानता था कि उस मनहूस मकान के भीतर मौत कहाँ और किस रूप में छिपी हुई इंतजार कर रही थी। यदि ब्योमकेश को कुछ हो गया तो मैं सत्यवती का सामना कैसे कर पाऊंगा? मैं भी आ रहा हूं। अपनी जिंदगी हाथों में लेकर उनके पीछे जाते हुए मैंने कहा। मेरी ओर मुड़ते हुए ब्योमकेश मुस्कुराए। यहां डरने वाली कोई बात नहीं है, उन्होंने कहा। सदानंद सूर की तरह खतरा भी खत्म हो गया है। इस बीच रात होने लगी थी और घर के अंदर रोशनी भी बहुत कम थी। तुम्हें जो कुछ देखना है उसे जल्दी से देख लो, क्योंकि अंधेरा हो रहा है, मैंने कहा। मकान के सामने वाले आधे हिस्से में 2 कमरे बने थे, जबकि रसोई पीछे की ओर थी। किसी भी कमरे में कोई रोचक वस्तु नहीं थी। जिस कमरे का दरवाजा टूटकर गिरा था, उसमें केवल एक टूटी हुई चारपाई थी। दूसरे कमरे में एक खाट पर तकिए और चादर बिछे थे, जिसे देखकर लगता था कि वो मकान मालिक का शयन कक्ष था। उसमें कुछ गंदे कपड़ों और दीवार में बनी एक अलमारी के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। अलमारी का किवाड़ खुला हुआ था। रसोई की भी वही दशा थी। उसमें कुछ प्लेटें और गिलास, बर्तन एवं एक मटका तथा खाना बनाने के बर्तन थे। मिट्टी का चूल्हा भी सूख चुका था। उसके अंदर राख भरी थी। सदानंद सूर जाहिराना तौर पर कोई संभ्रांत आदमी नहीं थे। मैंने कहा। ब्योमकेश ने कहा, क्या तुमने उस दरवाजे पर ध्यान दिया? उन्होंने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए पूछा। मैं उसे नजदीक से देखने के लिए उसके पास गया। रसोई का दरवाजा पिछले अहाते में खुलता था। वैसे तो वो बंद था, लेकिन हाथ लगाते ही खुल गया। क्या? मैंने उसकी जांच की। दरवाजा खुला हुआ था। सदानंद सूर इसे खुला छोड़कर नहीं गए थे, ब्योमकेश ने कहा। उन्होंने सावधानी से इसकी सांकल लगाई थी। ध्यान से देखो। जब मैंने उसके नजदीक जाकर देखा तो पाया कि उसकी सांकल एक ओर लटक रही थी। वो मात्र कुछ ही इंच लंबी थी। ये इतनी छोटी कैसे हो सकती थी? मैंने पूछा। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? ब्योमकेश ने उत्तर दिया। सांकल की लंबाई सामान्य आकार की थी और अपनी जगह ठीक से लगी हुई थी। उसके बाद किसी ने बाहर से दरवाजे को खोला और अंदर आ गया। सांकल का बाकी टुकड़ा उधर पड़ा है। ब्योमकेश ने सांकल के बचे हुए टुकड़े की ओर इशारा किया, जो चूल्हे के पास राख में पड़ा हुआ था। हालांकि मैं उसे थोड़ा बहुत समझ पाया, लेकिन पूरा मामला अब भी धुंधला था। सदानंद सूर का कोई शत्रु उनकी अनुपस्थिति में पिछले दरवाजे से सांकल खोलकर अंदर आया था। और तब वो बम आज क्यों फटा? उसे किसने फोड़ा था? खुले हुए दरवाजे से हम पिछले अहाते में प्रविष्ट हो गए। 4 दीवारी वाले अहाते में एक किनारे पर सूखा गड्ढा और दूसरे किनारे पर कोने में अमरूद का पेड़ था। ब्योमकेश ने सीधे अमरूद के पेड़ के पास जाकर उसके नीचे की मिट्टी की बारीकी से जांच की। हालांकि मैं जमीन पर धुंधले खरोंच के निशानों को देखकर कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सका, लेकिन ब्योमकेश ने गर्दन हिलाई। ठीक वैसा ही है जैसा मुझे संदेह था। घुसपैठिया इसी स्थान पर दीवार से कूदा था। सचमुच? मैंने पूछा। लेकिन उसे दीवार से कूदने की जरूरत क्यों पड़ी? वो सीधे पिछले दरवाजे से भी तो आ सकता था। यदि वो ऐसा करता तो पिछला दरवाजा खुला रह जाता और कोई उसे देख सकता था, ब्योमकेश ने कहा। यदि वो वैसा करता तो घुसपैठिए की मुश्किल बढ़ सकती थी। मैंने प्रारंभ में इन सारी चीजों की गलत व्याख्या की थी, वरना सदानंद सूर को इस तरह अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। आपने किस चीज की गलत व्याख्या की थी? मैंने संदेह किया था कि जिस व्यक्ति को मैं यहां पकड़ने आया हूं, वो सदानंद सूर थे, लेकिन मेरा अनुमान गलत था। आओ चलते हैं। अब बागमारी में हमारे देखने के लिए कुछ नहीं है। हम लोग रसोई से होते हुए सामने वाले दरवाजे पर पहुंच गए। इस बीच सारा गांव जमा हो चुका था। वे सब एक साथ झुककर छत के नीचे पड़े शव को देख रहे थे। मौत के बारे में लोगों की उत्सुकता असीम है। भीड़ के बीच से पातल बोला, आपने घर के अंदर क्या देखा? ब्योमकेश बाबू, क्या आपको वहां कुछ मिला? नहीं,
ब्योमकेश ने उत्तर दिया। क्या तुमने पुलिस को इसकी सूचना दी? नहीं, पातल ने उत्तर दिया। चूंकि आप यहां। मैं कोई नहीं हूं, तुम्हें पुलिस को सूचना देनी होगी, ब्योमकेश ने घोषणा की। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम अब यहां से जा ही रहे हैं। रास्ते में हम सुखमय बाबू को इसकी सूचना दे देंगे। आप जा रहे हैं? हां, जब तक पुलिस यहां नहीं आती, तुम में से कुछ लोग यहां प्रतीक्षा करो। क्या पुलिस आज रात को यहां आएगी? जरूर आएगी। एक बार फिर हम लोग रेलवे लाइन के किनारे किनारे पैदल चल पड़े। चंद्रमा अंधेरे को चीरकर बाहर निकलने वाला था। एक लंबी सी अनेक डिब्बों वाली मालगाड़ी धड़धड़ाती हुई हमारे पास से होकर गुजर गई। लगता है तुमने इस रहस्य का कुछ भाग उघाड़ कर रख दिया है, व्योमकेश, मैंने टिप्पणी की। लेकिन मैं अभी तक पूर्णतया अंधेरे में हूं। ब्योमकेश ने कुछ देर तक कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने कहा, मैं इस बात से आश्वस्त हूं कि तुमने ये अनुमान अवश्य लगा लिया होगा कि अमृत और सदानंद सूर की मृत्यु के बीच कोई निकट संबंध है। क्या कोई संबंध है? कैसा संबंध? बेचारा अमृत अनजाने में मारा गया, ब्योमकेश ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा। यदि वो उस रात जंगल में न भटकता तो उसकी मौत नहीं हुई होती। जिस आदमी ने उसकी हत्या की थी, उसका इरादा उसे मारने का नहीं था। फिर उसका इरादा किसे मारने का था? सदानंद सूर को। लेकिन सदानंद सूर उस समय घर में नहीं थे। शायद इसीलिए हत्यारा उसे मारने नहीं आया था। ये सारा मामला बहुत रहस्यमय है। तुमने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि शरीर की अनुपस्थिति की बजाय मन की उपस्थिति अच्छी होती है। खैर, वो बम आज कैसे फटा? एक सिगरेट जलाकर उससे धुएं का छल्ला बनाते हुए ब्योमकेश ने पूछा। क्या तुम जानते हो कि ये कितना मूर्खतापूर्ण जाल है? मैंने इस मुहावरे के बारे में सुना है। मैंने उत्तर दिया। कोई आदमी सदानंद सूर की हत्या करना चाहता था। जब उसे पता चला कि सदानंद सूर बाहर गए हैं, तो एक रात वो दीवार पर चढ़ा। उसने दरवाजे की कुंडी सरकाई और घर में दाखिल हो गया। उसके बाद उसने बड़े आराम से बम को बंद दरवाजे के पीछे इस तरह संतुलित करके रख दिया कि जैसे ही दरवाजा बाहर से अंदर की ओर खुले, उसके दबाव से बम फट जाए। सदानंद सर ने वापस आकर आज जैसे ही दरवाजा खोला, बम तत्काल फट गया। अब तुम्हारी समझ में कुछ आया? ये तो मैं समझ गया, लेकिन वो आदमी कौन था? उसका नाम फिलहाल मैं नहीं जानता है, लेकिन इतना अवश्य है कि वो काले बाजार में हथियारों का कारोबार करता है और रात को काले घोड़े की सवारी करता है। उसका नाम और पता जानने का इच्छुक तो मैं खुद भी है। हम लोग जब संताल गोला पहुंचे, उस समय बाजार की गतिविधियां कम हो गई थी। अधिकतर दुकानें बंद हो चुकी थी। थाना खुला था। सुखमय बाबू अपनी मेज पर झुके हुए कागजात की जांच कर रहे थे। हमारे कदमों की आवाज सुनकर उन्होंने अपनी नजरें उठाईं और पूछा, कोई समाचार? गंभीर समाचार, ब्योमकेश ने उत्तर दिया। बागमारी में एक अन्य आदमी की हत्या हुई है। हत्या? सुखमय बाबू अपने पैरों पर उछल पड़े। हां, क्या आप सदानंद सूर को जानते हैं? संभव है कि मैंने उन्हें देखा हो, लेकिन इस समय मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। क्या सदानंद सूर की हत्या कर दी गई थी? लेकिन किसी अन्य से पहले आपको इसकी जानकारी कैसे मिली? मैं बागमारी में ही था। सुखमय बाबू के चेहरे से सज्जनता का मुखौटा पल भर में उतर गया। आक्रामक रूप से देखते हुए उन्होंने कहा, आप बागमारी गए थे, इसके बावजूद कि मैंने आपको वहां जाने से रोका था। ब्योमकेश ने उन्हें तीव्रता से घूरते हुए कहा, आप मुझे रोकने वाले कौन होते हैं? मैं इस क्षेत्र का वरिष्ठ निरीक्षक और पुलिस का मुखिया हूं। सुखमय बाबू ने धौंस जमाते हुए प्रतिवाद किया। जहां तक मैं जानता हूं, आप अन्य लोगों के लिए पुलिस बल के खुदा हो सकते हैं, लेकिन आपको मुझे आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। ब्योमकेश ने सख्त प्रतिक्रिया की। मैं यहां सरकार की ओर से भेजा गया हूं। इंस्पेक्टर सामंत, आपको मेरी हर संभव सहायता करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन सहायता करना तो दूर, आप हर कदम पर मेरे लिए बाधाएं खड़ी कर रहे हैं। लेकिन अब मैं पको स्पष्ट चेतावनी दे रहा है,
यदि आपने अब एक भी गलत कदम उठाया तो आपको ये इलाका छोड़ने के लिए विवश होना पड़ेगा। हो सकता है कि आपकी नौकरी भी चली जाए। सुखमय बाबू ने पहले शायद ये सोचकर धौंस जमाई थी कि ब्योमकेश एक सीधे सादे आदमी थे, लेकिन इस बार जब उन्होंने ब्योमकेश का असली रूप देखा तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उनका धौंसट वाला नकाब पूरी तरह तत्काल उतर गया। अपनी अंतर्निहित चापलूसी के स्वर में उन्होंने कहा, मेरा दिमाग खराब हो गया था। मुझे क्षमा कर दीजिए ब्योमकेश बाबू। आज शाम से ही मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मुझे कुछ पता नहीं कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं आपको आदेश देंगा। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं तो आपका सेवक है, आपके इशारों और आवाज पर नाचने वाला नौकर। हे, तो जिस आदमी की हत्या हुई है उसका नाम सदानंद सूर है? ब्योमकेश अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुए थे। आपने उस रात सूचना मिलने के बावजूद अभी तक अमृत की हत्या की जांच नहीं की। उन्होंने कहा, आप अगले दिन सुबह तक घटनास्थल पर नहीं गए। मैं जानता हूं कि आप इस बात से भली भांति परिचित है कि यदि आपके वरिष्ठ अधिकारियों को इन सब बातों का पता चलेगा तो आपका क्या हाल होगा। अब मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं ब्योमकेश बाबू? सुखमय बाबू ने गिड़गिड़ाते हुए दलील दी। उस शाम को भी मेरे पेट में तेज दर्द था। है, उसके कारण मेरे आंसू निकल रहे थे। यदि मेरी वैसी हालत न होती तो घटनास्थल पर न जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब सदानंद सूर की हत्या हो गई। मैं तुरंत वहां जा रहा हूं। यहां आओ सिपाही, उनसे मेरा घोड़ा तैयार करने के लिए कहो और खुद भी तैयार हो जाओ। वहां एक बड़ी हत्या हुई है, हमें वहां तत्काल जाना होगा। चूंकि सुखमय बाबू घोड़े पर सवार होकर युद्ध के मैदान में जाने के लिए तैयार हो गए थे, इसलिए हम चले गए। पुलिस को अपनी जांच के सिलसिले में लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। शायद इसीलिए उसे घोड़े उपलब्ध कराए गए थे। अगली सुबह नाश्ता करने के बाद ब्योमकेश ने कहा, चलो स्टेशन तक घूम कर आते हैं। पिछली गाड़ी वहां से सुबह 7 बजे छूटी थी और अगली गाड़ी 2 घंटे बाद जाने वाली थी। न तो स्टेशन पर कोई भीड़ थी और न ही वहां प्रवेश द्वार पर कोई टिकट निरीक्षक था। स्टेशन मास्टर हरिविलास बाबू को छोड़कर शेष कर्मचारी मौका पाकर अपने क्वार्टरों में एक कप चाय पीने के बहाने विश्राम करने चले गए थे। हम हरिविलास बाबू से पहले भी मिल चुके थे। उनका स्वभाव गंभीर था और उन्हें देखने पर लगता था मानो उनका पेट हमेशा खराब रहता था। वे अत्यंत नपेतुले स्वर में बात करते थे और बोलने से पहले 2 बार सोचते थे। हमारा उनसे परिचय होने के बावजूद हमने उनसे कभी लंबी वार्ता नहीं की थी। जब हमने सुनसान प्लेटफॉर्म पर बेमतलब टहलना शुरू किया तो वे अपने कार्यालय से बाहर आए और शांत होकर हमें अपने चश्मे के कोने से देखने लगे। ब्योमकेश निश्चय ही प्लेटफॉर्म पर केवल मटर गश्ती करने नहीं गए थे, वो वहां सूचना एकत्र करने गए थे। बहरहाल उन्होंने हरिविलास बाबू से संपर्क नहीं किया। उनसे कोई सूचना प्राप्त करना और खदान से कोई कीमती पत्थर निकालना दोनों बड़ा कठिन काम था, परंतु यदि कोई उनके पास पहुंच ही जाता तो हमें अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। टिकट निरीक्षक मंतोष ने शायद अपने क्वार्टर से अपना मुंह पोंछते हुए हमें प्लेटफॉर्म पर पहुंचते देख लिया था। वो एक तीव्र बुद्धि वाला नौजवान था। बुद्धिमानी उसे ईश्वरीय उपहार के रूप में मिली थी। वो आपकी आंखों के सामने ही अपने कर्तव्य का निर्णय करने में सक्षम था। मैं जानता हूं कि तुमने हमें बातें करते सुन लिया था। ब्योमकेश ने अनुक्रिया की। सचमुच हमने सुन लिया था। हमने तो आपको पिछली रात को 10:17 वाली गाड़ी के प्लेटफॉर्म पर आने के पहले भी सुना था। आपने वहां क्या देखा था? क्या बम आपकी नाक के नीचे ही फटा था? ठीक मेरी नाक के नीचे तो नहीं, किंतु मेरे कानों के नीचे अवश्य फटा था। ब्योमकेश ने कहा, क्या आप सदानंद सूर को जानते थे? सचमुच मैं जानता था। वो 4:53 वाली गाड़ी से नीचे उतरे और मुझे अपनी टिकट दी और अपना बैग लेकर जाने ही वाले थे कि मैंने कहा, मेरे विचार से आप कलकत्ता में थे दादा। क्या आपने वहां के दर्शनीय स्थल भी देखे? उन्होंने हंसते हुए कहा, क्या आपके विचार से कलकत्ता पर्यटन के लिए है? मैंने वहां रातें देखी।
इतना कहकर वे हंसते हुए चले गए। कौन जानता था कि वो आधा घंटा बाद जीवित ही नहीं रहेंगे। 1 मिनट सोचने के बाद ब्योमकेश ने पूछा, क्या तुमने सदानंद सूर को यहां से जाते देखा था? निश्चय ही मैंने उन्हें यहां से जाते देखा था, मंतोष ने उत्तर दिया। क्या आपके विचार से कोई आदमी मेरी जानकारी के बिना ये स्टेशन छोड़ सकता है? वे 8 दिन पहले गए थे। उन्होंने मुझे अपना टिकट दिखाया और सुबह स्टेशन में दाखिल हुए और 7 बजे डाउन से चले गए। क्या उनकी टिकट कलकत्ता की थी? अरे, ये तो मुझे पूरी तरह याद नहीं है, लेकिन उसके अलावा वह और कहा जा सकते थे। वो कोई भिन्न स्टेशन भी तो हो सकता था। खैर, कोई बात नहीं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उनके पास कौन सा सामान था? सामान? अपना सिर खुजलाते हुए मंतोष ने बताया। जहां तक मुझे याद है, उन्होंने अपने एक हाथ में किरमिच का बैग और एक हाथ में लोहे का संदूक ले रखा था। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? सदानंद बाबू अपना संदूक लेकर वापस नहीं लौटे, जिसका सीधा अर्थ है कि उन्होंने अपना संदूक कहीं रख छोड़ा था। मैं समझता हूं कि आप उन्हें अच्छी तरह जानते थे। वो किस किस्म के व्यक्ति थे, मैं नहीं कह सकता। इस मामले में मुझे कोई ज्ञान नहीं है, परंतु वो एक विनम्र एवं सज्जन व्यक्ति थे। वे किसी अन्य के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते थे। वो अपने काम से काम रखते थे। 1 महीना या उससे कुछ पहले तक वो स्टेशन मास्टर के कार्यालय में नियमित आते थे। वास्तव में क्यों, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। किसी अन्य के बजाय केवल वही बता सकते हैं कि सदानंद बाबू के साथ उनकी क्या बातें होती थी। आप स्टेशन मास्टर से ही क्यों नहीं पूछ लेते हैं? हां, मैं उनसे अवश्य बात करूंगा। हम सीधे हरिविलास बाबू के केबिन में चले गए। क्या हम अंदर आ सकते हैं? ब्योमकेश ने पूछा। हरिविलास बाबू ने त्योरिया चढ़ाकर हमारी ओर देखा। उनके देखने के तरीके से हमें महसूस हुआ कि वे हमारे बारे में कुछ नहीं जानते थे। इसके बाद उन्होंने अपनी कलम नीचे रखी और हस्तक्षेप के कारण नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा, अच्छी बात है, अंदर आइए। उनके केबिन में दाखिल होकर हम बैठ गए। स्टेशन मास्टर और हम उनकी बड़ी सी मेज के आमने सामने बैठ गए। उनकी मेज अनेक कॉपियों और मोटे मोटे रजिस्टरों तथा अन्य सामानों से बोझिल हो रही थी। शायद आपने सुना होगा कि सदानंद सूर की मृत्यु हो गई है, ब्योमकेश ने पूछा। मेरे प्रश्न को सघन संदेह के भार से तोलते हुए हरिविलास बाबू ने उत्तर दिया, हां, मुझे जानकारी है। क्या आप उन्हें जानते थे? ब्योमकेश ने पूछा। थोड़े सोच विचार के बाद उन्होंने प्रतिक्रिया दी, मामूली तौर पर। हमें ऐसा प्रतीत हुआ मानो मेरा प्रश्न उनके लिए जीवन एवं मृत्यु का विषय बन गया था। देखिए, आप ये मत सोचिए कि मैं आपसे ये प्रश्न केवल औपचारिकता के लिए पूछ रहा हूं। ब्योमकेश ने थोड़ी बेरुखी से कहा, सदानंद बाबू की मौत बड़े भयानक तरीके से हुई है और पुलिस की ओर से इस मामले की जांच मैं कर रहा हूं। अब आप मुझे पहले केवल ये बताइए कि आपका सदानंद बाबू से परिचय कैसे हुआ? हरिविलास बाबू के गाल तो पहले ही धंसे हुए थे। ब्योमकेश का प्रश्न सुनकर उनका चेहरा और उतर गया। कई बार खंखार कर अपना गला साफ करने के बाद उन्होंने थोड़ा झिझकते हुए बताना शुरू किया। सदानंद सूर का बहनोई प्रणकेष्टपाल रेलवे में पथ निरीक्षक है। मैं उसे पहले से ही जानता था। उसे यहां नियुक्त हुए कुछ ही समय हुआ है। उसका मुख्यालय रामेधी जंक्शन पर है। इस लाइन के निरीक्षण का दायित्व उसी पर है, इसलिए वो रोजाना अपनी ट्रॉली पर आता जाता रहता है। अपने काम के सिलसिले में वो अक्सर संताल गोला से होकर गुजरता है। इसीलिए एक दिन उससे हमारी मुलाकात हो गई थी। एक दिन जब मैं और प्रणकेष्ट प्लेटफॉर्म पर बातें कर रहे थे, उसी दौरान सदानंद बाबू भी आ गए। प्रणकेष्ट ने मुझसे उनका परिचय कराते हुए उनके साथ अपने संबंध की जानकारी दी। उसी घटना के बाद सदानंद बाबू के साथ मेरा परिचय हुआ था। उनका वृत्तांत सुनते हुए ब्योमकेश की आंखें छोटी हो गई। उन्होंने पूछा, ये मुलाकात कितने समय पूर्व हुई थी? लगभग 2 या 3 महीने पहले। प्रणकेष्ट बाबू इस लाइन पर नियमित आते थे। पिछली बार वो यहां कब आए थे? 4 या 5 दिन पहले। वो स्टेशन पर नहीं रुके। वो अपनी ट्रॉली पर निरीक्षण करते हुए सीधे चले गए थे।
क्या साले-बिनोई के संबंध एक दूसरे के साथ मधुर थे? उनके अंदर की बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऊपरी तौर पर दोनों का व्यवहार अच्छा था। खैर, कोई बात नहीं। उसके बाद सदानंद सूर आपके पास अक्सर आते रहते थे। वो किस उद्देश्य से आपके पास आते थे? एक बार फिर खामोशी से सतर्कतापूर्वक विचार करने के बाद उन्होंने बताया, सदानंद बाबू एक एजेंट के रूप में काम करते थे। वो कभी कुछ तो कभी कुछ वस्तुओं का कारोबार करते थे। मेरे निरंतर उदरशूल को देखते हुए वो मुझे आयुर्वेदिक उपचार कराने की बात कर रहे थे। उन्होंने मुझे कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां, अदरक और शोरा भी बेची थी, किंतु मुझे उनसे कोई लाभ नहीं हुआ। अरे प्यारे अदरक और शोरा! लेकिन ब्योमकेश ने बल देते हुए कहा, इसमें ऐसी तो कोई चीज नहीं है जिसके बारे में आप इतनी सारी चर्चाएं करते थे। क्या आपकी उसके अलावा किसी अन्य विषय पर कोई बात नहीं होती थी? जी नहीं, ब्योमकेश ने खड़े होते हुए कहा, मैंने आपको बेवजह ही परेशान किया। क्या प्रणकेष्ट बाबू अभी रामिधी जंक्शन में ही नियुक्त है? जी हां। नमस्कार। चलो अजीत, अब कहाँ चले? स्टेशन से बाहर निकलते हुए मैंने पूछा, हम आज शाम को एक बार रामिधी में प्रणकेष्ट बाबू से अवश्य मिलेंगे। यदि उन्होंने अपने साले के बारे में कुछ नहीं सुना होगा तो हम उन्हें उनकी दुखद मृत्यु की सूचना भी दे देंगे और उनसे अपनी पूछताछ भी कर लेंगे। आपने हरिविलास बाबू से बात करके उनके बारे में क्या अनुमान लगाया? तुम निश्चय ही उस पुस्तक का निर्णय उसके आवरण को देखकर ही कर सकते हो। मैंने कहा, जैसे उनकी छवि में दीमक लगी हुई है, वैसे ही उनकी बुद्धि में भी जंग लग चुका है। इसे तुम किसी खाली तिजोरी पर दोहरा ताला कह सकते हो। यदि तुम ये सोचते हो कि वो काले बाजार में हथियारों का कारोबार करते हैं, तो तुम्हारी धारणा गलत है। हरिविलास बाबू की सारी गोलियां उनका अदरक है और उनका बारूद शोरा है। ब्योमकेश मुस्कराए। चलो बाजार का एक चक्कर लगाकर आते हैं। उन्होंने कहा, क्या आप कुछ खरीदने की योजना बना रहे हैं? चलो और खुद देख लो। कस्बे का कोलाहल शुरू हो गया। एक दूसरे के आगे पीछे सामान ढोती हई बैलगाड़ियां दोनों ओर आ जा रही थी। गोदामों के बाहर एकाध घोड़ा तांगा भी खड़ा था। गोदामों से एक का एक और दो का दो की आवाजें आ रही थी। धर्म कांटों पर चावल के ढेर और बोरे तोले जा रहे थे। एक गोदाम में एक बंगाली युवक उन गतिविधियों का संचालन निरीक्षण कर रहा था। क्या ये नफर कुंडू का गोदाम है? ब्योमकेश ने उस युवक के पास जाकर पूछा। उस युवक ने शायद ब्योमकेश को पहचान लिया था। जी हां, उसने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, मैं उनका भांजा हूं। अति उत्तम, ब्योमकेश ने कहा। और कुंडू बाबू कहाँ है? मामा यहां नहीं है सर, वो बाहर गए हैं, उसने उत्तर दिया। क्या आपको किसी चीज की जरूरत थी? कुछ खास नहीं। वैसे कहाँ गए हैं वे? उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं सर। वास्तव में वे यहां से कब गए? पिछले मंगलवार की शाम को। ब्योमकेश ने कनखियों से मेरी ओर देखा। मुझे याद आया कि जिस दिन मैंने रामिधी स्टेशन पर जाकर वे गुमनाम पत्र भेजे थे, उस दिन सोमवार था। अपनी सामान्य गति से पत्र मंगलवार को वितरित हो गए थे। उनमें से एक गुमनाम पत्र नफर कुंडू के पास भी भेजा गया था। क्या खत मिलने के बाद चिड़िया उड़ गई थी? तब क्या हमारी गुमनाम चिड़िया नफर कुंडू था? बात चाहे जो भी हो, उसके युवा भांजे को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो सभी प्रश्नों के उत्तर निर्दोषपूर्ण तरीके से दे रहा था। शायद तुम नहीं जानते कि वो कब वापस आएंगे। क्यों? नहीं सर, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था। थोड़ी देर सोचने के बाद ब्योमकेश ने पूछा, क्या नफर बाबू को उस दिन सुबह कोई पत्र मिला था, जिस दिन वो यहां से गए थे? रोजाना की तरह उस दिन भी उनके पास 3 या 4 पत्र आए थे। अभी हम वहां से रवाना होने ही वाले थे कि ब्योमकेश अचानक लौट पड़े। तुम्हारे पास यहां कितने घोड़े हैं? घोड़े? नौजवान ने चौंकते हुए कहा। हाँ घोड़े, तांगा खींचने के लिए। ब्योमकेश ने पास वाले गोदाम की ओर इशारा किया। नौजवान ने उस तरफ नजर दौड़ाते हुए कहा, अच्छा वह, अब मैं समझ गया। नहीं,
हमारे पास न तो घोड़ा है और न कोई घोड़ा तांगा। हम अपना माल बैलगाड़ी से भेजते हैं। उसी समय वहां एक वर्दीधारी सिपाही आया। उसने अपनी एड़ियां चटखाते हुए सैल्यूट किया और बोला, थानेदार साहब आपसे मिलना चाहते हैं। आ रहा हूं, ब्योमकेश ने उसे क्षुब्ध होकर कहा। थाना वहां से अधिक दूर नहीं था। थाने की ओर जाते समय ब्योमकेश ने कहा, क्या तुमने इस बात पर ध्यान दिया कि इंस्पेक्टर सुखमय कितना दुष्ट आदमी है? उसने सब लोगों के सामने अपने वर्दीधारी सिपाही को भेजा है ताकि ऐसा कोई भी नहीं बचे जिसे इस बात का पता न चल जाए कि हमारा पुलिस वालों के साथ संबंध है। लेकिन वो आपको क्यों बुला रहा है? शायद अमृत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। हम दोनों ने जैसे ही थाने में कदम रखा, थानेदार सुखमय के मुंह से शहद टपकने लगी। स्वागतम ब्योमकेश बाबू, स्वागतम अजीत बाबू। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। आप यहां इस कुर्सी पर बैठिए। ब्योमकेश बाबू, मैं आपके पास आने ही वाला था, लेकिन आप स्वयं आ गए। हे, ये अमृत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। मैं आपके दिमाग की दाद देता हूं। आपने बिल्कुल सही कहा था। उसकी हत्या सचमुच गोली मारकर की गई थी। थानेदार ने रिपोर्ट ब्योमकेश को थमा दी। ये सुखमय बाबू भी बड़े विचित्र प्राणी हैं। हमें ऐसे अनेक आदमियों से अपने काम के सिलसिले में मिलना पड़ा है और हमने उनकी कई बार प्रशंसा भी की है, लेकिन उनसे प्यार कभी नहीं किया। ऐसे लोग केवल पुलिस विभाग में ही नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मिल जाते हैं। मैं समझता हूं कि गोली उसके शरीर में ही पाई गई थी। कहाँ है वो? यहां मेरे पास है। एक नंबरयुक्त डिब्बे से शीशे, लेड का एक टुकड़ा निकालकर सुखमय बाबू ने ब्योमकेश को थमा दिया। ब्योमकेश बाबू ने उसे अपनी हथेली पर रखकर कुछ देर तक देखा और उसके बाद सुखमय से पूछा, आपने इससे क्या अनुमान लगाया? ये किसी पिस्तौल अथवा रिवॉल्वर की गोली है। सुखमय बाबू ने उत्तर दिया। क्या इसमें भी अनुमान लगाने वाली कोई चीज है? सचमुच अनुमान लगाने की बात है, ब्योमकेश ने दावा किया। ये गोली दर्शाती है कि ये 38 ऑटोमेटिक से निकली है, जिसे युद्ध के दौरान अमेरिकी सैनिक प्रयोग करते थे। इसलिए ब्योमकेश रुक गए। इसलिए जिस आदमी ने अमृत की हत्या की उसके और जिस आदमी को आप खोजते हुए यहां आए हैं, उसके बीच कोई संबंध है? सुखमय बाबू ने कहा, दरअसल दोनों एक ही आदमी हो सकता है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा, ब्योमकेश ने गोली वापस करते हुए प्रतिक्रिया दी। आपका काम अमृत के हत्यारे को पकड़ना है, जिसे आप आगे बढ़ाएंगे। मेरा लक्ष्य भिन्न है। सचमुच, सचमुच। वैसे मैंने सदानंद सूर के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। जितनी जल्दी रिपोर्ट आएगी, मैं आपको उसे दिखा दूंगा। मुझे रिपोर्ट दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपका भी केस है। मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। मैं किसी बड़ी मछली की तलाश में हूं। छोटी मोटी सहरियों के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, सुखमय बाबू ने दावा किया। उनकी आंखों में मामूली चमक आ गई थी। लेकिन ब्योमकेश बाबू, जब आप बड़ी मछली को पकड़ने के लिए अपना जाल डालेंगे, तो उसमें मेरी छोटी मछली भी तो फंस जाएगी। मुझे अपना जाल अलग से डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हे, आप जा रहे हैं? अच्छा तो नमस्कार। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप अपने पसंद की भी कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।